हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है ऑन द लाइन। दोस्तों, ये मूवी साइबर क्राइम पर बनी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक अकेला आदमी $1 मिलियन की डिजिटल स्कैमिंग मार्केट जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही थी, उससे अपना बदला लेने के लिए बर्बाद कर डालता है। सो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को दिखाते हुए होती है। बिल्डिंग में कई सारे लेबर्स काम कर रहे थे और इन पर सुपरवाइजर सुजिन निगरानी रखे हुए था। दोस्तों, सुजिन ही इस मूवी का मेन हीरो है। तभी सुजिन के वॉकी टॉकी में कमांड आती है कि आपसे मैनेजर मिलना चाहती हैं। आगे सुजिन मैनेजर से उनके ऑफिस में मिलता है। यहाँ मैनेजर की बातों से पता लग रहा था कि सुजिन सुपरवाइजर होने से पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है। साथ ही सुजिन और उसकी वाइफ शहर से बाहर एक घर खरीदने वाली हैं। इसके लिए मैनेजर सुजिन को बेस्ट ऑफ लक विश करता है और बताता है कि अगले महीने से ही मैं तुम्हें साइट का डायरेक्टर बनाने वाला हूँ। फिर तुम यहाँ परमानेंट हो जाओगे और सियोल शहर भी जा सकोगे। तब सुजिन सोचने लगता है, लेकिन मैनेजर की वाइफ सुजैन कहती है, तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से हाँ कर दो। तो सुजिन इस पर हामी भर देता है और इसी के साथ मूवी शिफ्ट होती है सुजिन की वाइफ मियून पर। मियून अपना खुद का बेकरी चलाती थी। तभी मियून को वहाँ सुजिन का कॉल आता है। सुजिन कॉल में मियून से कहीं ट्रिप में चलने कह रहा था, क्योंकि डायरेक्टर बनने के बाद सुजिन के पास बहुत सारे पैसे आने वाली थी। लेकिन मियून काम में बिजी होने के कारण सुजिन की पूरी बात ढंग से नहीं सुनती और तभी कॉल नेटवर्क इशू के कारण खुद ब खुद कट हो जाता है। वहीं इधर सुजिन के एकदम करीब से उसके साइड का एक वर्कर गुजरता है। इस वर्कर के गर्दन में टैटू था। सुजिन उस वर्कर से उसका हेलमेट लगाने कहता है और वो वर्कर बगैर सुजिन की तरफ देखे अपना हेलमेट लगाकर आगे बढ़ जाता है। सुजिन को उस आदमी का बर्ताव बाकी वर्कर्स से अलग लग रहा था। आगे उसी साइट में 2 लेबर्स काम कर रहे थे। इनमें से पहला वाला लेबर दूसरे से कहता है, मैं वहाँ से थोड़े वायर्स लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रुकना। तो दूसरा लेबर मान जाता है, लेकिन पिछले लेबर को गए काफी वक्त हो गया था, इसलिए दूसरा लेबर भी वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते वक्त ही नीचे का सरफेस एकदम से टूट जाता है। वो तो उस लेबर ने पाइप के साथ अपनी हुक लटका रखी थी, जिससे वो बाल बाल गिरने से बच गया था। इसे देख सुजिन और बाकी वर्कर्स वहाँ जमा होती हैं। सुजिन को पता था कि वो पाइप उस लेबर के बाहर से कभी भी टूट जाएगी, इसलिए सुजिन बगैर कोई देरी किए नीचे जाकर लेबर की तरफ पहुँचता है और उसे अपना हाथ पकड़ने कहता है। वहीं इस दौरान साइट के बाकी वर्कर्स एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। इस तरफ सुजिन लेबर की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी सुजिन देखता है कि पाइप का पेच ढीला हो गया है। इसे देख सुजिन उस लेबर को ना हिलने कहता है, पर उतने में ही पाइप टूट जाती है और लेबर की चिल्लाहट के साथ ये सीन नहीं कट होता है। दूसरी तरफ सुजिन की वाइफ मियूं को एक कॉल आया था। जब मियूं कॉल रिसीव करती है तो उसमें सामने वाला आदमी कहता है, क्या आप मिस्टर सुजिन की वाइफ हैं? मैं सुजिन का लॉयर किम ह्यूंग सू बोल रहा हूँ। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि कंस्ट्रक्शन साइट में एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक लेबर की जान चली गई है। अब क्योंकि उस लेबर की पूरी जिम्मेदारी आपके हस्बैंड सुजिन की थी, इसलिए इस वक्त सुजिन का पुलिस स्टेशन में होना जरूरी है। लेकिन सुजिन तब से कॉल ही नहीं उठा रहा है। तो लॉयर किम की इन बातों को सुन मियून एकदम से पैनिक करने लगती है और जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से कॉल नहीं लगता। अब मियून बुसान कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस में कॉल लगाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफिस का आदमी कहता है, हमारे फील्ड में एक वर्कर की जान चली गई है, इसलिए पुलिस उस वर्कर के सुपरवाइजर को अरेस्ट करके ले गई है। अभी हम इमरजेंसी में हैं। तो इससे पहले मियून कुछ और कह पाती, उतने में ही कॉल कट हो जाता है। इससे मियून की परेशानी और बढ़ गई थी, इसलिए मियून अपने आने वाले कस्टमर्स को शॉप बंद है कहकर वापस भेज देती है। फिर मियून को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। सामने पुलिस ऑफिसर कह रहा था, सुजिन आपके ही हस्बैंड है ना? मियून कहती है, हाँ। ऑफिसर कहता है, मैं बुसान पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड इस वक्त हमारी हिरासत में है। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप पुलिस स्टेशन आकर मिल सकती हैं। तो इसे सुन मियून पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन गेट से बाहर निकलते ही मियून को दोबारा से एक और कॉल आ जाता है। ये कॉल सुजिन के उसी लॉयर किम ह्यून सू का था। किम कहता है, मुझे अभी अभी पता लगा कि सुजिन को पुलिस अरेस्ट करके ली गई है। अगर ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो सुजिन को कोई भी बचा नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास इस केस को यहीं सेटल करने का एक रास्ता है। मियून कहती है, वो क्या है, जल्दी बताओ।
किम आगे बताता है, मेरी लॉ फर्म की वेबसाइट से आपको मेरी बैंकिंग डिटेल्स मिल जाएंगी। इससे पहले कि उस लेबर के घर का कोई आदमी सुजिन के खिलाफ केस फाइल करे, इससे पहले ही आप मुझे मेरे अकाउंट में सेटलमेंट के पैसे ट्रांसफर कर दो। मैं लेबर के परिवार वालों को आधे पैसे देकर ये मामला यहीं निपटा दूंगा। तो इसे सुन मियोन हड़बड़ाते हुए जल्दी से $70,000 लॉयर किम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ये सारे पैसे मियोन ने अपने घर के लिए जोड़े थे। तभी हम वापस से सुजिन को देखते हैं। सुजिन और वो लेबर एकदम ठीक थे और सुजिन ने उस लेबर की जान बचा ली थी। वहीं जो पैसे मियोन ने भेजे थे वो पैसे एक ग्रुप के पास 6 हिस्सों में ट्रांसफर हुए थे। यहाँ ये सभी उन पैसों को विड्रॉ कराने निकल पड़ते हैं, यानी मियोन के साथ काफी बड़ा स्कैम हो गया था। दूसरी तरफ जिस टैटू वाले आदमी को हमने देखा था वो आदमी कंस्ट्रक्शन साइट से अपना एक डिवाइस लेकर निकल जाता है, जिससे कि सभी वर्कर्स के फोन में उनका रुका हुआ नेटवर्क वापस आने लगता है। नेटवर्क आते ही सुजिन देखता है कि उसे मियोन ने कई सारे कॉल्स किए थे, इसलिए सुजिन मियोन को कॉल बैक करता है। मियोन दूसरी तरफ से कहती है, तुम कहाँ हो? सुजिन कहता है, मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट में हूँ। क्यों? मियोन कहती है, तुम्हारे लॉयर किम ह्यून सू का कॉल आया था। सुजिन कहता है, पर मेरा तो इस नाम का कोई लॉयर नहीं। इसे सुन मियोन हैरान होती है और उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब मियोन जल्दी से भागकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और वहाँ के इंस्पेक्टर को अपने साथ हुए स्कैम के बारे में बताती है। इसे सुन काउंटर लेडी मीसू को अपने पास बुलाकर उससे उसका अकाउंट नंबर मांगती है ताकि अकाउंट को ब्लॉक किया जा सके और सामने वाला आदमी उससे पैसे ना निकाल सके। वहीं बैलर में दिखाते हैं कि सभी स्कैमर्स ने मिलकर एक साथ एटीएम से मियोन के सारे पैसे कैश में विड्रॉ करा लिए थे और मियोन को अकाउंट ब्लॉक करवाने में काफी देरी हो गई थी। इसे सुन मियोन को सदमा लगता है। आगे मियोन उदास होकर अपने घर वापस आ रही होती है कि उतने में ही उसे फिर से किसी का कॉल आता है। कॉल वाला आदमी मियोन पर हंसते हुए कहता है, मुझे भूल गई, मैं सुजिन का लॉयर किम बोल रहा हूँ। वो सारे फेक कॉल्स मैंने ही किए थे। मियोन किम से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। वो पैसे मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, उन पैसों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। किम कहता है, ओह, अगर $70,000 ही तुम्हारी जिंदगी की कीमत है तो तुम मर जाना ज्यादा डिजर्व करती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे अच्छे से लुटाऊंगा। ये सब बात करते वक्त मियोन रास्ते के बीच खड़ी थी, इसलिए मियोन का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि इन स्कैमर्स ने मियोन की तरह ही कई हजारों लोगों को ऐसे ही फेक कॉल्स करके लूटा था और दिन ब दिन ये फेक कॉल की स्कैमिंग बढ़ती ही जा रही थी। अब मूवी फिर से मियोन पर शिफ्ट होती है। एक्सीडेंट के बाद मियोन का इलाज चल रहा था, तभी वहाँ सुजिन को उसके मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर सबसे पहले मियोन की हालत पूछता है। सुजिन बताता है वो खतरे से बाहर है। तब मैनेजर रोते हुए कहता है, उन स्कैमर्स ने मुझे भी ठग लिया और मेरी कंपनी के पूरे $3 मिलियन लूट लिए, उसमें मेरे एम्प्लॉयज के पैसे भी शामिल थे। तो इसे सुन सुजिन जल्दी से मैनेजर के घर की तरफ जाता है, क्योंकि मैनेजर उस कॉल के बाद से कोई कॉल उठा ही नहीं रहा था। फिर जब सुजिन मैनेजर के घर पहुंचता है तो वहां पुलिस वाले मैनेजर की लाश को उठाकर ले जा रहे थे। इसका मतलब मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। आगे मैनेजर का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ जितने भी लोग मैनेजर के लिए काम करते थे वे सभी मैनेजर को गालियां दे रही थी, क्योंकि मैनेजर ने उन सभी के पैसे डुबा डाले। तभी वहाँ एक आदमी आकर सब कुछ उखाड़ने लगता है। दरअसल ये आदमी भी उसी साइट का मजदूर था और बैंक अकाउंट के पैसों से अपनी बेटी की सर्जरी करवाने वाला था। इसे सुन दूसरा लेबर उस आदमी को शांत कराकर कहता है, सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो, हम सभी के पैसे एक साथ बर्बाद हुए हैं। इसे सुन वो आदमी अपने गुस्से पर काबू करके सुजिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुमने बताया था कि तुम पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर थी, प्लीज हमारे साथ जिसने भी ये सब किया है उसका पता लगाओ, वरना मेरी बेटी मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। तो इसे सुन सभी इमोशनल होते हैं, लेकिन कोई इस पर कुछ नहीं कर सकता था। आगे सुजिन अकेले में मैनेजर की वाइफ सुजैन को बुलाकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। सुजैन बताती है, सबसे पहले हमें एक लेडी का इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कॉल आया था। वो लेडी बता रही थी कि उनकी कंपनी एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट इंश्योरेंस आधे प्राइस में बेच रही है, इसलिए मैनेजर को लगा कि उसे अपने सभी एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। इसके बाद मैनेजर ने सभी एम्प्लॉय का पर्सनल इंफॉर्मेशन उस कंपनी को सेंड कर दिया और तब से उस कंपनी का कोई कॉल नहीं आया। तो इसे सुन सुजिन कहता है, कुछ दिनों पहले ही यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और इस कंपनी ने हमारे मैनेजर को एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए ही कॉल किया। इसका मतलब हमारा कोई आदमी उनसे मिला हुआ है। हमें सारी सीसीटीवी तलाशनी होगी। आगे सीसीटीवी में इन्हें एक्सीडेंट के वक्त वही टैटू वाला आदमी नेटवर्क डिवाइस फिट करते हुए दिखता है। सुजैन बताती है, ये आदमी तो हमारे वर्किंग लिस्ट में है ही नहीं और बस इसके टैटू के अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। इसे सुन सुजिन आसपास के टैटू शॉप के पास जाकर सबसे उस आदमी
आदमी के बारे में पूछता है। काफी ढूंढने के बाद एक टैटू शॉप ऑनर उसे बताता है कि इसका नाम शिम है, इसने ये टैटू यहीं से बनवाया था। इसने बताया था कि इसका गंगनाम शहर में ट्रैवल एजेंसी का कारोबार है। आगे हम कई सारे माइग्रेंट्स को देखते हैं जिन्हें उनके नकली पासपोर्ट और नाम दिए जा रहे थे। ये सारा काम शिम करवा रहा था। असल में शिम इलीगल तरह से गंगनाम शहर में माइग्रेंट सप्लाई करवाता था और इधर सुजिन ने फाइनली शिम का पता लगा लिया था। शिम अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और एक बस सभी माइग्रेंट्स को लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते के बीच मौका पाकर सुजिन शिम की गाड़ी को साइड से ठोक देता है और गाड़ी में बैठे बाकी लोगों को मारकर शिम की गर्दन पकड़ता है और शिम को अपना मोबाइल निकालकर उसमें अपने वाइफ और उस स्कैमर के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। इसमें स्कैमर ने अपना नाम किम ह्यूंग सू बताया था। सुजिन कहता है ये आवाज किस आदमी की है? शिम कहता है मैं नहीं जानता, मैं इनके खेल में सिर्फ एक मोहरा था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे डायलम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले किसी पाक नाम के आदमी ने हायर किया था। तो इतना जानकर अगले ही दिन सुजिन शिम को पुलिस के हवाले कर देता है। इधर पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन साइट के सभी लेबर्स अपना पैसा वापस मांगने आए थे, लेकिन ऑफिसर इन्हें समझा रही थी कि आपके पैसे जिस अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं वो एक फेक अकाउंट था। उस अकाउंट वाले ने आप लोगों के पैसे ठग कर उसे चाइना भिजवा दिया है और करेंसी एक्सचेंज करा दी, इसलिए हम पता नहीं कर सकते कि पैसे इस वक्त किसके पास है। दूसरा ऑफिसर एग्जाम्पल देकर बताता है कि जैसे कोई कोरियन शॉप $1 लाख ले जाकर चाइनीज एक्सचेंज में ट्रांसफर करती है ताकि वो उन $1 लाख को यॉन में कन्वर्ट कर सके। फिर वे पैसे यॉन में कन्वर्ट होते ही नोट के रूप में बदल जाते हैं। अब क्योंकि सारे पैसे नोट के रूप में विड्रॉ हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं। आपके पैसे कैश के रूप में 2 या 2 से ज्यादा लोगों के पास भी हो सकती हैं। तो ये बातें कंस्ट्रक्शन लेबर के सर से ऊपर से निकल जाती हैं और इसलिए वे लोग पुलिस से लड़ने लगते हैं। वहीं दूर से पुलिस स्टेशन का कैप्टन ली ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ सुजिन कैप्टन ली से मिलना चाहता था, लेकिन एक ऑफिसर उसे कैप्टन के पास जाने से रोक रहा होता है। तभी कैप्टन ली वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। सुजिन अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि कोरिया में इस फोन स्कैमिंग का इंचार्ज डालम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला कोई पार्क नाम का आदमी है। ली कहता है हर साल इस स्कैमिंग से आम लोग $640 मिलियन खोते हैं। इतनी बड़ी स्कैमिंग कोरिया से नहीं हो सकती, इसके पीछे एक काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इसकी मेन डीलिंग चाइना से होती है, इसलिए हमें लोकल पुलिस टीम से हेल्प लेनी पड़ेगी। सुजिन कहता है वो सब करके आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करोगे, तब तक कितने सारे लोग लूट चुके होंगे आपको पता भी नहीं। तब इस पर सुजिन और ली की थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद सुजिन को वहाँ से भगा दिया जाता है। आगे सीन एक अंडरवर्ल्ड माफिया जैंग पर शिफ्ट होता है। जैंग से कैंचिल नाम की एक हैकर लेडी ने जैंग की पोकर साइट बनाने के लिए पैसे लिए थी, लेकिन कैंची ने उस पोकर साइट में अपना खुद का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, इसलिए जैंग इस बात का कैंची से बदला लेने वाला था। लेकिन जैंग जैसे ही कैंची के बाल खींचता है वैसे ही सारे बाल अलग हो जाते हैं, क्योंकि कैंची ने विग पहना हुआ था। इसे देखकर जैंग भी घबरा गया था। कैंची जैंग से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बस एक मौका और दो, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन जैंग कैंची की एक ना मानते हुए मैरी को बुलाने कहता है। कैंची को लगता है कि मैरी कोई लड़की होगी, लेकिन असल में ये जैंग के एक खूंखार कुत्ते का नाम था। इसके जरिए जैंग कैंची को बहुत डराता है। तभी उतने में ही वहाँ एक ब्लैक कलर की कार आती है, जिसे देख सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो कार डायरेक्ट जाकर कैंची के सर के एकदम नजदीक आकर रुकती है और फिर उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है। ये आदमी सुजिन था। सुजिन कैंची से कहता है हमें मिले काफी समय हो गया। कैंची कहती है डिटेक्टिव सुजिन आप? तब यहाँ डिटेक्टिव वर्ड सुनकर जैंग अपने साथ अपने लोगों को लेकर भाग जाता है। फिर सुजिन कैंची को उस मिट्टी से बाहर निकाल कर कहता है ये मेरी वाइफ का फोन है, मुझे कल तक इसमें कॉल करने वाले आदमी की डिटेल्स चाहिए। ऐसा बोलकर सुजिन चला जाता है। अगले दिन कैंची सुजिन से मिलकर उससे पूछती है तुम्हें क्या पता करना है? सुजिन कहता है कॉल कहाँ से किया गया। तब सुजिन ट्रैक करके दिखाती है कि इस फोन में कॉल करने वाले का लोकेशन एक साथ 3 जगह का दिखा रहा है। पहला कंबोडिया, दूसरा थाईलैंड और तीसरा नॉर्थ ईस्ट चाइना। इवन इन तीनों लोकेशंस में से भी कॉल एग्जैक्टली किस जगह से की गई है इसे ट्रैक करना नामुमकिन है। मतलब ये स्कैमर जो कोई भी है उसका सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस है और ये काम सिर्फ 1-2 मेंबर्स का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ग्रुप का है। जरा इस हेडफोन की आवाज को सुनो, मैंने इसमें से किम और तुम्हारी वाइफ की आवाज हटाकर बैकग्राउंड नॉइस एम्पलीफाई कर दी है। गौर से आवाज सुनने पर तुम्हें बैकग्राउंड में कई 100 लोगों की आवाज सुनाई देगी। मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। कुल मिलाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना नामुमकिन है। तभी सुजिन का फोन रिंग होता है।
दरअसल सुजिन को डिपार्टमेंट की किसी खबरी ने मैसेज किया था कि उन्हें पार्क नाम के आदमी का एड्रेस मिल गया है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस के लोग पार्क के लोकेशन में ही थे और इन्होंने अपने एक आदमी पर वायर टेप फिट करके उसे अप्रोच करने पार्क के ऑफिस भेजा था। वहीं ये सब छिपकर सुजिन और कैंगची देख रहे होती हैं। तभी सुजिन अचानक से गाड़ी से बाहर निकलता है और अपना मास्क लगाकर पार्क के ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं मिस्टर पार्क से मिलना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ऐसे हम किसी को पार्क से मिलने नहीं देते। सुजिन कहता है, बुसान कंस्ट्रक्शन साइट के सिलसिले में मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो बुसान कंस्ट्रक्शन साइट का नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट मैनेजर को कॉल लगाती है और मैनेजर अंदर आने की परमिशन दे देता है। फिर जब सुजिन अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि इस जगह नकली पासपोर्ट वीजा तैयार किए जाते थे। साथ ही इनकी टीम चाइना की किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ट्रांसफर करती थी। इधर पुलिस वालों का वो एजेंट पुलिस तक इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा था। अब सुजिन को पार्क से मिलने के लिए अंदर लाया जाता है। सुजिन अंदर आते ही बात बदल कर कहता है, आपकी जान खतरे में है। बाहर जो एक आदमी च्युइंगम चबा रहा है वो पुलिस का आदमी है। तो इसे सुन पार्क के लोग उस आदमी की चेकिंग करते हैं और क्योंकि ये आदमी सच में एजेंट था इसलिए इसके पास से इन्हें वायर टेप मिल जाती है। दूसरी तरफ से आवाज न आने पर पुलिस ऑफिसर समझ जाती हैं कि उनका ऑफिसर एक्सपोज हो चुका है। इसे सुन कैप्टन ली बाकी ऑफिसर्स को एक साथ उस लोकेशन में घुसने का कमांड देता है और फिर सभी ऑफिसर एक साथ अपनी गाड़ी से निकलकर पार्क के ऑफिस में रेड मारने घुस जाती हैं। इस दौरान पार्क के सारे एम्प्लॉय सभी नकली पासबुक और डाटा को तोड़ने में लगे हुए थे। तभी पार्क सुजिन से कहता है, आखिर तुम हो कौन? सुजिन कहता है, मुझे किसी ने बताया था कि डैलिम डिस्ट्रिक्ट के पार्क के साथ मिलकर मैं एक बहुत बड़ा हाथ मार सकता हूँ। तो इसे सुन पार्क स्माइल करता है। वहीं इस तरफ सारे पुलिस वाले एकदम से आकर पार्क के ऑफिस में अटैक कर देती हैं। इधर पार्क को बचाने के लिए सुजिन पार्क को छत में लाता है और पीछे के रास्ते से पार्क को बाहर निकाल देता है। इस दौरान आधे ऑफिसर छत में आकर सुजिन पर हमला करती हैं और इसी बीच कैप्टन ली सुजिन का मास्क हटा देता है जिससे ली को सुजिन का चेहरा दिख जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर सुजिन जंप मारकर एक ट्रक पर लैंड करता है और वहां से भागने लगता है। यहाँ से कैंगची की गाड़ी सुजिन को रिसीव करने वाली थी, लेकिन कैंगची से पहले वहाँ एक और गाड़ी आ जाती है। इस गाड़ी में पार्क था और पार्क सुजिन को लेने आया था क्योंकि सुजिन ने उसकी जान बचाई थी। पार्क गाड़ी में कहता है, मैं तुम्हें एक जगह काम दिला सकता हूँ। सुजिन कहता है, मुझे चाइना में काम करना है, मैंने सुना है कि वहाँ काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। पार्क कहता है, चाइना में काम करना इतना आसान नहीं है, कई लोग वहाँ से लौट भी नहीं पाते, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम चाइना के शियोंग शहर पहुंचकर किसी को भी ये कार्ड दिखाना और डायरेक्टर चियोंग के बारे में पूछना। ये कार्ड देखते ही चियोंग तुम्हें काम पर रख लेगा। तो इसे लेकर सुजिन गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी के वहां से जाने के बाद पुलिस को कॉल करके पार्क की गाड़ी का नंबर प्लेट और मॉडल बताता है और कहता है कि उस गाड़ी में पार्क नाम का क्रिमिनल जा रहा है। मतलब थोड़ी देर में पुलिस सुजिन की वजह से पार्क को अरेस्ट कर लेगी और सुजिन ने पार्क की मदद इसलिए की थी ताकि उसके जरिए चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन का पता कर सके। अगली सुबह ही सुजिन एयरपोर्ट जाकर कैंगची से अपने नकली डॉक्यूमेंट्स लेता है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सुजिन का नाम कैंग डू मिन है और सुजिन पर काफी सारा कर्जा है जिसके लिए वो चाइना भाग कर आया है। जाते वक्त कैंगची कहती है, वैसे अगर तुम्हें वो किम ह्यून सू नाम का आदमी मिला तो तुम उसके साथ क्या करोगे? सुजिन कहता है, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा बोलकर सुजिन वहां से चला जाता है। पैलर में ली सुजिन का बायोडाटा निकलवाता है। इससे ली को पता चलता है कि सुजिन काफी इंटेलिजेंट ऑफिसर था, लेकिन उसने पॉलिटिशियन के बेटे को अरेस्ट कर लिया था जिस कारण उसे अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। इससे ली समझ जाता है कि सुजिन ने पार्क की मदद करी ताकि इस स्कैमिंग के मेन मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। अब तक सुजिन फ्लाइट पकड़कर चाइना के सियोंग शहर पहुंच चुका था। यहाँ सुजिन एक लेडी को वो कार्ड दिखाता है और वो लेडी सुजिन को पास के होटल में ठहरने का सुझाव देती है। आगे सुजिन उसी होटल में ठहरकर किम ह्यून सू की गई वही कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है ताकि इससे किम के खिलाफ उसका गुस्सा कभी कम ना हो। फिर रात में जब सुजिन सो रहा होता है तभी सुजिन के रूम में कुछ घुसपैठिए आकर हमला कर देती हैं। सुजिन अकेला था इसलिए वो इन तीनों से हार जाता है। उन तीनों को भेजने वाला आदमी वहाँ बैठकर कहता है, तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? सुजिन कहता है, मुझे पार्क ने एक कार्ड देकर बताया था कि चियोंग नाम का कोई आदमी मुझे यहाँ काम देगा। असल में सामने वाला वो आदमी ही डायरेक्टर चियोंग था।
च्योंग सुजिन का सारा डाटा निकलवाकर उससे बीच बीच में कुछ सवाल करता है, लेकिन सुजिन ने यहाँ आने तक अपनी सारी झूठी आइडेंटिटी पूरी तरह याद कर ली थी, इसलिए उसे सब कुछ पता था कि उस पर एग्जैक्ट कितने अमाउंट का कर्जा है। इवन उसके नकली बैंक अकाउंट का नंबर और ईमेल आईडी भी उसने पहले से रट रखा था, इसलिए च्योंग के आदमियों को उस पर यकीन हो जाता है। और फिर च्योंग के कहने पर ये लोग सुजिन का सेलफोन फेंक देती हैं और सुजिन की पूरी तरह तलाशी करके उसका चेहरा एक बैग से ढक देती हैं। इसके बाद ये लोग सुजिन को वैन में बिठाकर ले जाती हैं। सुजिन का चेहरा इसलिए ढका गया था ताकि वो यहाँ आने का रास्ता ना पहचान सके। अब सुजिन देखता है कि वहाँ कई सारे उसी के जैसे लोग थे। इधर इन्हें इनके नए कपड़े दिए जाते हैं और बताया जाता है कि अब इन सभी के पास बाहर की दुनिया से जुड़ने वाला कोई सामान नहीं रहेगा। इस बात पर सभी के थंबप्रिंट्स भी जमा होती हैं। आगे लॉबी बढ़कर सभी नए लोगों को ले जाकर वो जगह दिखाता है जहाँ इन्हें काम करना होगा। ये जगह काफी बड़ी थी और इसमें कई सारे लोग काफी सालों से काम कर रहे थे। अब इस कॉल सेंटर का मैनेजर सुजिन को अपने साथ बुलाकर एक्सपीरियंस बैच के पास जाता है और उनके सदस्यों से सुजिन को काम सिखाने कहता है। इस बैच का सबसे पहला मेंबर हारू था, दूसरी मीसा और तीसरा जुआन। जुआन अपने कंप्यूटर से हैरी नाम के आदमी का बायोडाटा निकालकर उसे कॉल करता है। हैरी के कॉल उठाती ही हारू नोटपैड में लिखकर देता है कि तुम्हें उसे एक साथी के रूप में फंसाना है। इसे पढ़कर जुआन कॉल में हैरी से कहता है, कुछ लोग आपके अकाउंट के जरिए इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आपने इसे अभी नहीं रोका तो आपको भी इस एक्टिविटी में साथी मान लिया जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल सुपरवाइजरी से संपर्क कीजिए। ऐसा कहकर जुआन कॉल रख देता है। वहीं इसके बाद हारू हैरी का फोन हैक करके कहता है इस साइट को बनाने वाला कोई जीनियस ही होगा। इसके थ्रू अगला बंदा किसी को भी कॉल करने की कोशिश करेगा तो वो कॉल इनडायरेक्टली हमारे पास आकर लगेगी। दूसरी तरफ हैरी कंफर्म करने के लिए अपने बैंक को कॉल लगाता है और जैसा कि हारू ने बताया था ये कॉल बैंक की जगह इन्हीं के पास आकर लगती है। अब हारू बैंक की स्क्रिप्ट ढूंढकर मीसा को देता है और मीसा हैरी से उसकी प्रॉब्लम पूछती है। हैरी कहता है मेरा अकाउंट कुछ लोग एक्सेस कर रहे हैं, मैं अपने उस अकाउंट को ब्लॉक करवाना चाहता हूँ। तब मीसा बैंक के मेंबर से बात करने का नाटक करके कहती है सॉरी पर हमारी बैंकिंग टीम बता रही है कि अकाउंट ब्लॉकिंग में कम से कम 2 घंटों का समय लगेगा। इतने वक्त तक आपके अकाउंट के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हैरी कहता है फिर मुझे क्या करना चाहिए? मीसा कहती है आप हमारे सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए। तो इसे सुन हैरी सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट का नंबर ढूंढने लगता है। वहीं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए सुजिन समझ गया था कि उसकी वाइफ के साथ भी कुछ इसी तरह से स्कैम किया गया था। अब क्योंकि कॉल में इन तीनों की आवाज आ चुकी थी इसलिए कॉल उठाने की अगली बारी सुजिन पर होती है और जुआन सुजिन को उसकी स्क्रिप्ट देता है। सुजिन स्क्रिप्ट पढ़कर हैरी से कहता है नुकसान से बचने के लिए आप अपने सारे पैसे हमारे सिक्योर अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। तो इसे सुन हैरी अपना अकाउंट नंबर देता है और टीम के बाकी मेंबर उस नंबर को लिखने लगती हैं। इससे पहले हैरी अकाउंट का पूरा नंबर बता पाता उससे पहले ही सुजिन जानबूझकर वायर हटा देता है जिससे कॉल कट हो जाती है। ये सब देखकर मैनेजर वहां आता है। मैनेजर सुजिन को मारने ही वाला था कि तभी मीसा कहती है ये वायर फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, हमें इस वायर को जल्द से जल्द रिप्लेस करना होगा। इसे सुन मैनेजर कहता है मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर मैनेजर चला जाता है। आगे ब्रेक के वक्त सुजिन अपने बैच से कहता है तुम्हें तुम्हारे पैसे कैसे ट्रांसफर होती हैं? हारू कहता है हमारे बैंक अकाउंट से एक्सचेंज होकर। सुजिन कहता है और पैसे एक्सचेंज करने की जगह किधर है? जुआन कहता है ये इनका टॉप सीक्रेट है, अगर तुम्हें ज्यादा जानना है तो ऊपर के फ्लोर में चले जाओ, डायरेक्टर च्योंग तुम्हारी जबान काट देगा। सुजिन स्माइल करके कहता है तो च्योंग यहाँ का हेड है? हारू कहता है वो सिर्फ डायरेक्टर है, असली हेड कोई क्वाक नाम का आदमी है। आगे सुजिन के साथ ही वहाँ के ही वर्कर जैक के बारे में बात कर रही होती हैं। जैक भी इन्हीं की तरह कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन फिर जैक ने स्कैमिंग करते वक्त इंडस्ट्री को ही $1 लाख का घाटा करवा दिया, जिस कारण जैक को सर्वेंट वाला काम करना पड़ रहा है। तभी सुजिन जैक की कलाई में एक बैंड नोटिस करता है। हुआन बताता है ये बैंड डेवलपमेंट टीम वाले पहनते हैं, तुम जैसे सवाल करने वाले गधों के लिए उस टीम में जाना नामुमकिन है। मीसा कहती है लेकिन एक रास्ता है, तुम्हें किसी तरह यहाँ के हेड क्वाक की नजरों में आना पड़ेगा। तभी मजे लेने के इरादे से हुआन जैक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। तब सुजिन अपनी चेयर से खड़ा होकर जैक को उसकी कागज उठाने में हेल्प करता है ताकि जैक से किसी तरह दोस्ती कर सके। तभी उस डिपार्टमेंट में हम एक नए तरह के आदमी को देखते हैं। असल में यही इस पूरे कॉल सेंटर का हेड क्वाक था। क्वाक इस वक्त एक आदमी को फेक कॉल में फंसा रहा होता है और क्वाक की आदत होती है कि वो अपने ज्यादातर कस्टमर्स को किम ह्यून सू के नाम से ठगा करता था। इस नाम को सुन सुजिन समझ जाता है कि जिसे
वो ढूंढने आया है वो आदमी यही है। लेकिन फिर भी सुजिन खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने इस वक्त किम ह्यून सू यानी कि क्वाक को हाथ भी लगाया तो लोग उसे मार डालेंगे। फिर सीन ऑफिसर ली पर शिफ्ट होता है। ली ने सुजिन की वजह से पार्क और उसके आदमियों को पकड़ लिया था। पार्क के घर में बहुत बड़ी बड़ी कॉलिंग मशीनें थी जिससे उसकी टीम स्कैम करती थी, लेकिन पार्क अभी नहीं उगल रहा था कि चाइना में उनकी मेन ब्रांच किधर है। तब ली पार्क से कहता है, तुम्हें भले ही चाइना के कॉल सेंटर के बारे में नहीं पता होगा, पर तुम इस आदमी को तो जानते ही होगे। ये आदमी एक्स ऑफिसर सुजिन है। इसे देख पार्क हंसने लगता है। पार्क को लगता है कि ली उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पार्क ली को कुछ नहीं बताता। तभी ली का एक आदमी कहता है, मुझे पार्क के कंप्यूटर से कुछ पता लगा। पार्क का कंप्यूटर बार बार चाइना के शियांग शहर का लोकेशन बता रहा है, पर मैं एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं कर पा रहा। तभी ली की असिस्टेंट कहती है, हमें सुजिन की एक फोटो लगी है। जब ली देखता है तो उस फोटो में सुजिन के साथ गैंग ची भी थी और वह दोनों एयरपोर्ट में थे। दूसरी तरफ चाइना के कॉल सेंटर में वहाँ के एम्प्लॉयज को ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि अचानक से कोरिया का सर्वर काम करना बंद हो गया था और कोई भी कॉल कोरिया नहीं जा रही थी। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि ऑफिसर ली ने पार्क के डिवाइस का पता लगा लिया था। अब ब्रेक के दौरान सुजिन डेवलपमेंट टीम की तरफ देखता है। सुजिन को किसी तरह इस डेवलपमेंट टीम की नजरों में आना होगा, क्योंकि इसी टीम में क्वाक अपना ज्यादा वक्त बिताता था। क्वाक अपने डेवलपमेंट टीम से कहता है कि हमें हमारे कस्टमर्स को दहशत फील करानी है। ये पूरा कारोबार लोगों की आशा और डर से खेलने का है। कस्टमर को इतना डरा दो कि उसे आपका दिया ऑप्शन ही लास्ट ऑप्शन लगे। तो इतना देखकर सुजिन पीछे जाकर एक बड़ी सी मशीन उठाता है और दौड़ते हुए क्वाक के ऑफिस में घुसता है। यहाँ लग रहा था कि सुजिन क्वाक पर हमला करेगा, लेकिन क्वाक की जगह सुजिन वहाँ के एक वर्कर पर हमला कर देता है और क्वाक की टीम से उस वर्कर की जेब चेक करने कहता है। तब क्वाक अपने लोगों को रोककर उन्हें जेब चेक करने का ऑर्डर देता है। आगे उस वर्कर की जेब से काफी सारे पैसे मिलते हैं। सुजिन कहता है, मैंने इसे कई बार चोरी करते हुए देखा था, पर आज मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। क्वाक कहता है, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। सुजिन कहता है, मैं कई छोटे मोटे काम कर चुका हूँ, इवन मैंने ड्रग्स भी बेचे हैं, इसलिए मुझे काफी एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ काम करके ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जिससे आप पर लोगों को और भरोसा होने लगे। क्वाक कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें शुरुआत यहाँ का क्लीनर बनकर करनी होगी। सुजिन कहता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो इसके बाद से सुजिन भी डेवलपमेंट टीम का मेंबर बना लिया जाता है। क्लीनर का काम करते वक्त सुजिन जैक से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। तभी सुजिन को चोंग 4th फ्लोर में जाता हुआ दिखता है। जैक बताता है, सिर्फ चोंग ही वहाँ जा सकता है, वो 4th फ्लोर है, वहाँ पैसों से रिलेटेड सारे काम होते हैं। इवन करेंसी एक्सचेंज होने के बाद कहाँ भेजी जाएगी इसका भी डाटा 4th फ्लोर में रखा हुआ है, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है, वहाँ काफी सिक्योरिटी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस 4th फ्लोर में चोंग काम करता था वहाँ जाने का एक और खतरनाक रास्ता था। वो रास्ता एक पतले से वेंटिलेटर से होकर गुजरता था। ये वेंटिलेटर पूरी बिल्डिंग में फैला हुआ था। इस रास्ते को सुजिन देख लेता है। आगे काम खत्म होने के बाद क्वाक सुजिन को अपने पास बुलाता है और अचानक से उसका हाथ चेक करके कहता है, क्या तुम कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते थे? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सुजिन कहता है, मैंने बस आपको उतना बताया जितना आपका जानना जरूरी था। इस जवाब को सुन क्वाक गुस्से में सुजिन को एक किक मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है, जब से तुम आए हो मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा रवैया बहुत गुस्से वाला है। सुजिन कहता है, अगर आप मुझे अपने साथ काम करने दे तो मैं सुधर जाऊंगा। तब क्वाक सुजिन पर अपनी गोल्फ स्टिक टिकाकर कहता है, क्या मैंने कोई चैरिटी खोल रखी है जो तुम्हें काम पर रखूं? ऐसा कहकर क्वाक सुजिन को नीचे रख के बॉल सेट करने का इशारा करता है और सुजिन ऐसा ही करता है। क्वाक गोल्फ खेलते हुए सुजिन को बताता है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो गुस्से की भावना को कम करना होगा और हंसना सीखना होगा। सुजिन कहता है, वो कैसे? क्वाक कहता है, जैसे कि मैं हंसने के लिए जिस भी आदमी को ठगता हूँ उसी आदमी को दोबारा कॉल करके उसका मजाक उड़ाता हूँ, उसे ये रियलाइज करवाता हूँ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। तो इसे सुन सुजिन को कंफर्म हो जाता है कि जिसकी वो तलाश कर रहा था वो यही आदमी है। अब गेम खेलते वक्त क्वाक को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और कॉल के वक्त सुजिन क्वाक के ऑफिस से निकल जाता है। आगे एक काम करते वक्त सुजिन वेंटिलेटर का डोर पूरी तरह बंद होने से पहले ही उस पर गोल्फ बॉल रख देता है ताकि गेट पूरी तरह बंद ना हो। ये गोल्फ बॉल भी सुजिन ने क्वाक के पास से चुराई थी जब वो कॉल में बात कर रहा था।
आगे रात में काम करते वक्त जब सारे वर्कर्स सो जाते हैं तब सुजिन चुपके से जाकर वेंटिलेटर का दरवाजा ओपन करता है और वेंटिलेटर में लगे बिजली के वायर से लटकते हुए किसी तरह दूसरे वेंटिलेटर के दरवाजे का बटन दबाता है, जिससे वो डोर भी हल्की सी खुल जाती है और फिर सुजिन उस डोर को पूरी तरह खोलकर उसके अंदर चला जाता है। यहाँ आकर सुजिन चियोंग का पर्सनल लैपटॉप ऑन करता है, लेकिन लैपटॉप में चियोंग ने पासवर्ड सेट कर रखा था। तभी सुजिन को यहाँ किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल ये आवाज चियोंग के इधर आने की थी। चियोंग के आने से पहले ही सुजिन चियोंग का लैपटॉप बंद करके साइड छिप गया था। अब चियोंग लैपटॉप के पासवर्ड को खोलता है, पर उतने में ही चियोंग को उसके आदमी का कॉल आ जाता है और चियोंग कॉल रिसीव करने थोड़ा दूर चला जाता है। इस दौरान सुजिन वापस जाकर चियोंग की चेयर में बैठता है और चियोंग का लैपटॉप चेक करता है। यहाँ चियोंग ने उस जगह की लोकेशन लिखे हुए थे जहाँ वो मनी एक्सचेंज करके भेजता था। दूसरी तरफ मैनेजर जैक से पूछता है, तुम्हारा साथी सुजिन किधर है? जैक कहता है, शायद वो वॉशरूम गया होगा। इस दौरान तक सुजिन कैंगची को मेल में लिखता है, मैं तुम्हें मनी एक्सचेंज शॉप का एड्रेस दे रहा हूँ, इसमें से मेरे पैसे भी निकाल लेना। ऐसा लिखकर सुजिन वहाँ से चला जाता है और तभी उसी वक्त चियोंग अपनी जगह वापस आता है। चियोंग को अब शक हो गया था कि उसके कमरे में कोई और भी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही चियोंग को खबर मिलती है कि एक वर्कर वहाँ से गायब हो गया है। इसे सुन चियोंग वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन कैंगची पर शिफ्ट होता है, जिसने जैंग के पैसे अभी तक वापस नहीं किए थे, इसलिए जैंग अपने कुत्ते के जरिए कैंगची को डरा रहा था। तभी कैंगची अपना मोबाइल चेक करती है और जैंग से कहती है, क्या मैं तुम्हें चाइनीज करेंसी में पे कर सकती हूँ? ऐसा कहकर कैंगची जैंग को सुजिन का क्या हुआ मैसेज दिखाती है। दूसरी तरफ सुजिन को सभी लोग ढूंढ रहे थे और सुजिन उसी वेंटिलेटर के अंदर कहीं गुम हो गया था। सुजिन भी नहीं जानता था कि वो वेंटिलेटर के किस तरफ है, लेकिन फिर भी सुजिन जान को खतरे में डालकर वेंटिलेटर का डोर खोलता है और उससे बाहर निकल जाता है। तभी उस जगह पर जैक आ जाता है। जैक के साथ ही सुजिन को चियोंग के कदमों की आवाज आती है, इसलिए सुजिन जैक को चुप रहने का इशारा करके वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। फिर सुजिन के लोग वहां आकर जब वॉशरूम चेक करते हैं तो उनमें से एक वॉशरूम में इन्हें सुजिन दिख जाता है। ये लोग सुजिन को ढूंढकर परेशान हो रहे थे और यहाँ सुजिन सिगरेट पी रहा था, इसलिए डायरेक्टर चियोंग सुजिन को बहुत मारता है और चियोंग के आदमी सुजिन को एक कमरे में ले जाकर उसे वहीं लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ कैंगची और जैंग चाइना पहुंच गए थे और सुजिन की बदौलत इन्हें वो जगह भी पता थी जहां उन्हें पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए ये लोग गाड़ी लेकर उस जगह जाने लगते हैं। वहीं यहाँ पर एक और गाड़ी इनका पीछा कर रही थी। फिर सीन वापस से कॉल सेंटर पर शिफ्ट होता है। यहाँ सभी एम्प्लॉयज को कुछ पेपर्स दिए जाते हैं। क्वाक सबको माइक से बताता है, आज की हमारी स्कैमिंग मैं कई सालों से प्लान कर रहा था। अगर हम इसमें सक्सेस हुए तो ये स्कैमिंग दुनिया की सबसे बड़ी स्कैमिंग होगी। जो पेपर्स हमने आपको दिए हैं उनका टोटल प्राइस $3 लाख है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेपर्स बहुत खास हैं। इनमें 400 जॉब एप्लीकेंट्स की लिस्ट है और पूरी डिटेल्स है। इन सभी ने चुंगवुंग कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था। अभी चुंगवुंग कंपनी अपने स्टाफ के रिजल्ट अगले हफ्ते अनाउंस करेगी, लेकिन हम उन्हें आज अनाउंस करेंगे। हमारे आज के टारगेट जॉब एप्लीकेंट्स हैं। आप सभी को सबसे पहले उन्हें कॉल करके कहना होगा कि आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हो। इसे सुन सामने वाला आदमी एकदम से हैरान हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया है। फिर हमें बताना होगा कि कम एम्प्लॉयमेंट रेट के कारण हमें रिजल्ट जल्दी अनाउंस करने पड़े, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना क्योंकि हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है। बस यहीं से हम उन्हें फंसाना शुरू करेंगे। हम कहेंगे कि आपका अभी भी क्रेडिट चेक और एक फिजिकल एग्जाम रह रहा है, क्योंकि हम एक बार देखना चाहते हैं कि हमारा कोई एम्प्लॉय ज्यादा कर्जे में तो नहीं। ज्यादा कर्जा लेना फाइनेंशियल क्राइम है। ऐसा सिर्फ हम नहीं, बड़े बड़े बैंक्स भी करते हैं। तब स्टूडेंट अपना लोन जितना भी बताए, हमें उस लोन को अपनी पॉलिसी से ज्यादा बताना है, जिससे स्टूडेंट निराश हो जाएंगे। फिर आएगी उन्हें लूटने की असली बारी। हमें उन स्टूडेंट से कहना होगा, क्या तुमने कभी यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी डिपॉजिट का नाम सुना है? इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट और बैंक्स ने मिलकर बनाया है, लेकिन इसमें रजिस्टर करने के लिए हमें आपकी और आपके किसी गार्जियन की परमिशन और बैंक डिटेल्स चाहिए। गार्जियन का नाम इसलिए कहना है ताकि सामने वाले को हम पर यकीन हो। फिर बैंक डिटेल्स मिलने के बाद हम सभी के अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिलने से 30 हजार डॉलर्स लूट लेंगे। इतने पैसे चुकाने के लिए किसी को अपना घर बेचना पड़ जाएगा तो कोई अपनी दुकान बेच देगा, लेकिन फिर भी ये लोन वो लोग कभी नहीं चुका पाएंगे। तो इस प्लान को सुन वहाँ के सारे एम्प्लॉयज काफी खुश होते हैं और फिर जब इस प्लान को एक्शन में लाया जाता है तो इससे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी फैमिलीज घाटे में चली जाती है। वहीं कॉल सेंटर के लोगों के पास काफी सारा पैसा जमा हो जाता है। इतना पैसा इन्होंने
आज तक कभी कलेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ सुजिन को होश आ जाता है और सुजिन खड़ा होकर देखता है तो बाहर जैक खड़ा था। जैक सुजिन को बताता है कि उन लोगों ने कई लोगों को लूट लिया है। सुजिन कहता है प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, हमें किसी तरह इन्हें रोकना होगा। तब जैक दरवाजे का लॉक खोलकर सुजिन को आजाद कर देता है और सुजिन वहाँ से भाग जाता है। आगे कैंगची जैंग को लेकर मनी एक्सचेंज करने वाली जगह पहुँचती है और ट्रांसलेटर के थ्रू बताती है हम कंस्ट्रक्शन साइट से लूटे पैसे लेने आए हैं। तब वहाँ के लोग उन्हें मनी डीलर समझकर वो पैसे बैग में भरकर दे देते हैं क्योंकि असली डीलर के आने का समय भी आज ही का था। आगे पैसे लेकर ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे कि कोइंसिडेंटली उसी वक्त वहाँ असली डीलर पहुंचकर इन्हें रोक लेती हैं। इन डीलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे, मतलब जरूर इनका कोई साथी कॉल सेंटर के अंदर है। आगे असली डीलर्स कैंगची और जैंग को बांधकर अपने उस आदमी का नाम पूछते हैं जो इन तक पैसों की डिटेल्स पहुँचा रहा था। लेकिन इनके कुछ उगलने से पहले ही वहां कोरियन पुलिस टीम पहुंच जाती है। असल में कैंगची का पीछा करने वाली वो गाड़ी पुलिस की ही थी। पुलिस असली डीलर्स को अरेस्ट करके सारा पैसा पुलिस कार में रखने लगती है। इस दौरान ली कैंगची से कहता है सुजिन कॉल सेंटर के अंदर है, उस पर दबाव डालने पर वो कभी भी तुम्हारा नाम उगल देगा, इसलिए हमें सुजिन का एड्रेस बता दो, बदले में मैं गारंटी देता हूँ कि तुम एकदम सेफ रहोगी। तब कैंगची इस पर राजी हो जाती है। कैंगची बताती है कि ईमेल के थ्रू मेरे पास कॉल सेंटर का लोकेशन आ गया था। दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं। सुजिन वहां से निकलकर स्विच बोर्ड खोलता है और स्विच बोर्ड के सारे वायर्स उखाड़ देता है जिससे बिजली चली जाती है और सारे कॉल्स डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। आगे जब लाइटिशियन को बुलाया जाता है तो वो भी सारे उखड़े हुए वायर्स देखकर इन्हें ठीक नहीं कर पाता। अब तक सुजिन क्वाक के कमरे में उसे मारने पहुंच गया था। तभी क्वाक के फोन में मैसेज आता है कि पुलिस इस शहर में हमारे कॉल सेंटर का पता कर रही है। इस मैसेज को देखकर सुजिन पुलिस को इस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन भेजता है। तभी वहां क्वाक पहुंच जाता है और चुपके से पीछे से आकर सुजिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुजिन बच जाता है। इस दौरान डायरेक्टर चियोंग को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पुलिस रेड मारने यहाँ आ रही है, मतलब पुलिस को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। ये पता लगते ही चियोंग के लोग कॉल सेंटर को जल्दी से खाली करने लगती हैं। तभी सीन वापस से क्वाक पर शिफ्ट होता है। क्वाक सुजिन को लगभग मारने ही वाला था, पर उससे पहले वहाँ चियोंग पहुँच जाता है और क्वाक का फोन चेक करता है जिसमें सुजिन ने पुलिस को लोकेशन भेजा था। इसे देख चियोंग को लगता है कि क्वाक अकेले ही पैसे लेकर भागना चाहता था, इसलिए चियोंग क्वाक को जान से मारने लगता है। लेकिन ऐन वक्त में क्वाक का एक आदमी आकर चियोंग को चाकू मार देता है, जिससे चियोंग का ध्यान भटकता है और तभी क्वाक छूटकर चियोंग को जान से मार डालता है। इधर सुजिन किसी तरह छत में आकर पुलिस को पूरा एड्रेस सेंड कर ही रहा था कि उतने में ही वहाँ क्वाक के लोग आ जाते हैं, जिससे सुजिन के हाथ से फोन फिसल जाता है और क्वाक के लोग सुजिन को मारकर बेहोश कर देते हैं। आगे जब सुजिन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और सामने क्वाक बैठा हुआ था। क्वाक को पता लग गया था कि सुजिन असल में एक पुलिस ऑफिसर है। क्वाक कहता है तुम्हारे दिए हुए लोकेशन के जरिए पुलिस को यहाँ आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन उससे पहले ही मेरे सभी आदमी पैसे लेकर यहाँ से भाग चुके होंगे, तो तुम्हारा इतना एफर्ट बेकार गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्वाक के इतना कहते ही वहाँ पुलिस की टीम उनका लोकेशन ढूंढकर रेड मारने अंदर घुस जाती है। वहीं सुजिन थोड़ी ताकत लगाकर अपने हाथ खोल लेता है और क्वाक को मारने लगता है। एक काफी लंबे फाइट सीन के बाद आखिर में क्वाक की गन सुजिन के हाथ लग जाती है। क्वाक सुजिन को भड़काने की कोशिश करता है कि मुझे मार डालो, मैंने कई लोगों की फैमिली को ठगा है, मैं इसी लायक हूँ। पर शूट करने से पहले ही वहाँ इंस्पेक्टर ली आ जाता है। इसे देख सुजिन अपने आप वो गन ली के हवाले कर देता है और ली सुजिन की तारीफ करते हुए क्वाक को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि उस कॉल सेंटर में करीब 150 एम्प्लॉयज काम करते थे। इन एम्प्लॉयज की कोई पहचान भी नहीं थी। वहीं इन्होंने आखिर में जिसे लूटा था वे सभी जॉब एप्लीकेंट्स या फिर स्टूडेंट थे। मूवी के अगले सीन में ली कॉन्फ्रेंस में कहता है हमने न सिर्फ उन स्कैमर्स को पकड़ा बल्कि वो पैसे भी उन लोगों को वापस लौटा दिए जो उन सबसे उन स्कैमर्स ने कभी लूटे थे। रिपोर्टर कहती है आप पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? ली कहता है मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कोई फेक कॉल्स कभी पिक ना करे, और हाँ, ठगी जाना हमारी गलती नहीं है, बल्कि आजकल के स्कैमर्स इतने शातिर हो गए हैं कि इनका पता कोई नहीं लगा सकता, इसलिए इस पर खुद को ब्लेम ना करे। एंड सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी चेयरमैन चो के पास जाकर लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और पेन ड्राइव्स देता है। इन सब की कीमत $5 मिलियन थी। इसे देख चेयरमैन कहता है एक बड़ा हाथ मारने के लिए इतना काफी है। तभी हम देखते हैं कि इन फाइल्स को देने वाला आदमी जैक था। अब जैक के बारे में कुछ न बताते हुए ये सीन यहीं कट होता है।
और दिखाते हैं कि फेक स्कैमर्स को पकड़ने की वजह से कमिश्नर ने सुजिन को वापस से ऐसा हाई कमांड ऑफिसर रख लिया था। इसे देख सुजिन की वाइफ मियोंग बहुत खुश थी। इतना दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।